हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का एक और नया टॉपिक करेंगे डिस्कस, एंड दैट इज मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी सेक्स क्रोमोसोम्स की, और वहाँ पे हमने ये भी सीखा था कि बेबी के सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। वो पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की, और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स और कुछ टैबूज की। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कुछ मिथ्स और कुछ टैबूज के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर मिथ्स और टैबूज होते क्या हैं। सो अ वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ इज नोन एज व्हाट, अ मिथ। यानी कि एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा हम बोलते हैं कि स्टेटमेंट है, जिसको कि एक फैमिली के सभी मेंबर्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उस बात को सच मानते हैं। यही नहीं, एक फैमिली नहीं बल्कि कई सारी फैमिलीज, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी क्या कर रही है, उस एक बात को सही मान रही है, उस एक स्टेटमेंट को सही मान रही है। और ये जो बात है ना, ये केवल एक जनरेशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो आ चुकी है पीढ़ी, उस पीढ़ी को भी यही वाली बात क्या करवाई जा रही है, कन्वे करवाई जा रही है। उनको कन्विंस किया जा रहा है कि आपको इस स्टेटमेंट को क्या मानना है, सही मानना है। इस स्टेटमेंट को, इस बात को आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा करके रखना है, और आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी, उस पीढ़ी को भी आप क्या करोगे, यही बात कन्वे करोगे। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो बात है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक गलत स्टेटमेंट है। अगर आपके पास एक सही बात है और आप उस सही स्टेटमेंट को, उस फैक्ट को क्या कर रहे हो, दुनिया में फैला रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर्स को समझा रहे हो, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी में जो है ना, उस चीज़ को आप कन्वे कर रहे हो, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उस तक आप ये जो है ना मैसेज या ये एक फैक्ट जो है ना कन्वे करवा रहे हो, तो वो सही बात है। लेकिन एक गलत बात को पूरी कम्युनिटी में, पूरी सोसाइटी में फैलाना, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उस तक ये गलत बात जो है कन्वे करना, ये क्या है, एक गलत चीज़ है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अ वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ इज नोन एज अ मिथ। यानी कि एक ऐसा बिलीफ है, मतलब कि एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन वो चीज़ कैसी है, वो एक गलत चीज़ है, वो एक फॉल्स बिलीफ है। तो ऐसे फॉल्स बिलीफ को, जो कि वाइडली, जिसे आप बोल सकते हो कि जिसे वाइडली लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे गलत बिलीफ को हम क्या बोलते हैं, एक मिथ बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टाबू। टाबू का मतलब क्या है कि एंड समटाइम्स एंड समथिंग प्रोहिबिटेड बाय सोशल कस्टम्स इज कॉल्ड अ टाबू। देखो होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में ना लोगों की एक धारणा होती है कि किसी भी चीज़ को करने का ना एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, और उसी तरीके को लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसी चीज़ को सही मानते हैं। जैसे कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसे हम ग्रीट करते हैं, है ना, उससे हम क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाना क्या है, हैंडशेक करना क्या है, कि मिलने का, सबसे पहली बार किसी से मिलने का क्या है, एक प्रॉपर तरीका है, एक मैनर है, जिसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे ही वाइडली एक्सेप्टेड मैनर को हम क्या बोलते हैं, एक सोशल कस्टम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अपने इंडियन कल्चर में, तो हम क्या करते हैं, अपने बड़ों के पाँव छूते हैं। तो सोसाइटी ने क्या किया है, पाँव छूने को एक सही चीज़ माना है कि हाँ, जब भी हम अपने बड़ों से क्या करेंगे, मिलेंगे, तो मिलने पर हम क्या करेंगे, उनके पाँव छुएंगे, उनका हम आशीर्वाद लेंगे। तो ये क्या हो गया कि सामने वाले से मिलने का ये एक प्रॉपर तरीका हो गया। अब इस प्रॉपर तरीके को पूरी की पूरी सोसाइटी क्या करती है, सही मानती है। तो ये पाँव छूने का जो तरीका है, मतलब किसी से मिलने के लिए जो पाँव छूने का जो तरीका है, वो क्या हो गया, एक सोशल कस्टम हो गया। अब इस तरीके के बाहर किसी ने जाकर के कुछ अलग कर दिया कि हम अपने बड़ों से मिल रहे हैं, लेकिन मिलते टाइम हम क्या कर रहे हैं, उनके पाँव नहीं छू रहे हैं। यानी कि जिस तरीके को सोसाइटी ने सही माना है, उस तरीके को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि क्या कर रहे हैं, उनको हाय बोल रहे हैं या उनको हेलो बोल रहे हैं।
ग्रीट तो हम कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम मिलना ही बंद कर रहे हैं, मिल तो रहे हैं, लेकिन मिलने के ऊपर जो हमारा तरीका है ना, जिसको लोगों ने सही माना है, उस तरीके से अलग जाकर के हम कुछ लीग से अलग हटकर हम कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मिलने के बाद पाँव नहीं छुएंगे, हाय हेलो करेंगे, या क्या कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं। तो लोग उस चीज़ को क्या करने लगेंगे, जज करने लगेंगे कि नहीं, ये तरीका आपका सही नहीं है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें पाँव छूने चाहिए, मतलब कि जो हमसे बड़े हैं उनके क्या करने चाहिए, हमें पाँव छूने चाहिए। ये नमस्ते, हाय हेलो करना, टाटा बाय बाय बोलना, ये तरीका सही नहीं है। तो किसी भी चीज़ को करने का जो एक तरीका है और उस तरीके को लोग क्या मानते हैं, सही मानते हैं और वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसे तरीकों को हम क्या बोलते हैं, अब सोशल कस्टम्स बोल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ तरीकों के कारण कुछ चीज़ें हैं जो कि रोक दी जाती हैं करने से। ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने आपको क्या समझाया कि अगर हम अपने बड़ों से मिल रहे हैं और उनके हम पाँव छू रहे हैं तो सोसाइटी बोलेगी कि हाँ आपने बिल्कुल सही किया। क्यों सही किया? क्योंकि किसी से मिलने के बाद, अपने से बड़ों से मिलने के बाद उनको ग्रीट करने का तरीका क्या है, पाँव छूना। तो अगर पाँव छुए हैं तो सोसाइटी बोलेगी कि हाँ आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन अगर आपने उसको हाय हेलो में कन्वर्ट कर दिया अपने तरीके को, फिर सोसाइटी क्या करेगी, उसको वो कंटिन्यू नहीं करने देगी कि नहीं, हाय हेलो से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर तरीका फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, आपको पैर छूने रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ सोशल कस्टम्स के कारण कुछ चीज़ें होती हैं जिनको होने से या करने से रोक दिया जाता है, और उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, टैबूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैबूज बोलते हैं। ठीक है, सो वी हैव लर्नड। अच्छा, आज के सेशन में हम कुछ मिथ्स और टैबूज के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन ये मिथ्स एंड टैबूज किससे रिलेटेड होंगे? ये सभी के सभी होंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। वैसे तो सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे टैबूज हैं, लेकिन उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल उन्हीं मिथ्स एंड टैबूज की जो कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, रिप्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, नाउ वी हैव लर्नड द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ऑब्वियसली बात है, हमने प्रीवियस चैप्टर में, इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ऊपर। तो अब फाइनली हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है ना। साइंटिफिक फैक्ट्स हमको पता है रिप्रोडक्शन के। There are, however, many wrong notions or beliefs in the minds of many people connected with the process of reproduction, especially in relation to girls or women, which are based on ignorance of facts. तो अब हम बोलते हैं कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है ये एक या दो या कुछ ही लोग, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना कुछ गलत बिलीव्स हैं जो कि किसके साथ कनेक्टेड हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के साथ कनेक्टेड हैं, और उस पे भी स्पेसिफिकली किसके साथ, तो गर्ल्स या औरतों के साथ, जो कि किस पे, विच आर बेस्ड ऑन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई गलत बात मान रहा है, गलत चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं जो लॉजिकल फैक्ट है, जो साइंटिफिक फैक्ट है, उस फैक्ट को वो बंदा क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। हमको आज के टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस चैप्टर में, इस चैप्टर में भी हमने ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कई सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर पढ़ ली है ना। हमें पता है कि अब ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नए ह्यूमन बींग्स कैसे जो है ना रिप्रोड्यूस होते हैं। हमने एकदम सबके सब आप बोल सकते हो कि साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन अगर इन साइंटिफिक फैक्ट्स को आप इग्नोर करते जाओ और कुछ गलत चीज़ें जो है ना मानते जाओ, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी मेंटालिटी भी क्या हो जाएगी, गलत मेंटालिटी वाली हो जाएगी। आपके दिमाग में जो है ना गलत बातें भर जाएंगी। ये गलत बातें क्यों भर रही हैं? क्योंकि जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जो सच बातें हैं, उन्हें आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। फिर इसके बाद में सबसे पहला हम बोलते हैं कि मिथ क्या होने वाला है यहाँ पे, कि विमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। याद करो, प्रीवियस सेशन में हमने ये पता किया था कि एक बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है। वहाँ पे हमने सीखा था कि जो मेल्स होते हैं, जो ह्यूमन मेल्स हैं, उनके पास दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है XY वाला, मतलब एक होता है X और दूसरा होता है Y वाला। वहीं अगर हम बात करेंगे किसकी, ह्यूमन फीमेल्स की, तो इनके पास भी दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन दोनों एक ही टाइप के होते हैं, यानी कि X और X। तो ह्यूमन मेल्स के पास दो टाइप के होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स, एक होगा X और एक होगा Y। और ह्यूमन फीमेल्स के पास हम बोलते हैं कि केवल एक ही टाइप का क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि क्या है, X और X। ठीक है, अब क्या होगा, इनसे जब इनके रिस्पेक्टिव गैमेट्स बनेंगे, यानी कि मेल से क्या आने वाला है, स्पर्म आने वाला है, और फीमेल से क्या आने वाला है, ओवम या एग आने वाला है। ठीक है,
तो क्योंकि मेल्स के पास दोनों ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स और वाई, तो इनसे जो गैमीट्स बनेंगे, इनसे जो स्पर्म्स बनेंगे, उन स्पर्म्स के पास हम बोलते हैं कि दोनों ऑप्शन होने वाला है, या तो एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है उसमें या वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्स की, जो कि कहाँ से आ रही है, फीमेल बॉडी से आ रहे हैं, तो उन एक्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। उन एक्स के पास हमेशा क्या होने वाला है, एक्स टाइप का क्रोमोसोम ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फीमेल्स में केवल एक ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? एक्स और एक्स। जिनके पास ऑप्शन है उनके गैमेट्स के पास भी क्या होगा, ऑप्शन होगा। अब सपोज यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक क्या आया है, स्पर्म ऐसा आया है जिसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, वाई वाला क्रोमोसोम है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक एग के साथ जो है फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करने के बाद में क्या बनेगा, एक बॉय बनेगा। बॉय क्यों बनेगा? क्योंकि जो स्पर्म आया है उसके पास वाई टाइप का क्रोमोसोम है, और जो ओवम है उसके पास तो ऑब्वियसली बात है एक्स क्रोमोसोम ही होगा। तो इस एक्स और इस वाई के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक्स वाई कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, एक बॉय। सिमिलरली अब एक ऐसा स्पर्म आया है जिसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, और ये क्या करेगा, ये हम बोलते हैं कि दूसरे वाले ओवम के साथ जाकर के फ्यूज करेगा। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा, जाइगोट के पास हम बोलते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम आने वाले हैं, एक्स टाइप के 2 क्रोमोसोम्स आने वाले हैं। इसका मतलब क्या कि इस जाइगोट से क्या बनने वाला है, एक गर्ल बनने वाली है। तो यहाँ पे जो लड़का बन रहा है, जो लड़की बन रही है, ये लड़का लड़की क्यों बन पा रहे हैं, क्योंकि जो स्पर्म्स आ रहे हैं उन स्पर्म्स के पास अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है। एक के पास एक्स है और दूसरे के पास वाई है। ओवा ये जो एग्स है उनके पास तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो ये पूरी बात हमने अपने प्रीवियस सेशन में करी थी। हमने वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही डिटेल में जाकर के समझी थी कि अगर बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करना है ना, तो बेबी के सेक्स को डिटरमाइन कौन कर सकता है, सेक्स क्रोमोसोम्स ही कर सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि बेबी के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, फादर होता है या मेल्स होते हैं। फीमेल्स की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। फीमेल्स को इससे मतलब नहीं होता है कि एक बेबी गर्ल पैदा हो रहा है या एक बेबी बॉय पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो जो भी गैमेट्स हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम्स ही होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बेबी गर्ल होगा या एक बेबी बॉय होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फादर की होती है, यानी कि ह्यूमन मेल्स की होती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मिथ है। वही बात है ना, अगर आप इस साइंटिफिक चीज़ को इग्नोर करोगे और अगर आपसे कोई आकर के बोलेगा कि सुनो बच्चे को पैदा कौन करती है, औरत करती है, तो हो ना हो बच्चे के सेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, औरत ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? लॉजिक क्या है उनका, क्योंकि औरत ने ही बच्चे को पैदा किया है। भाई आदमी तो बच्चा पैदा करते नहीं है और ना कभी कर सकेंगे, तो क्योंकि औरत बच्चे को पैदा करती है इसीलिए उसके सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, औरत ही होती है। जबकि ऐसा नहीं है। माना कि औरत क्या कर रही है, बच्चे को पैदा कर रही है, लेकिन वो बच्चा पैदा कैसे हो रहा है, क्योंकि स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग से। ऐसा नहीं है कि वुमेन के अंदर जो उसका मैच्योर एग सेल होता है अकेले वही क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट तभी बनता है जब स्पर्म्स आके क्या करेंगे, एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे। और स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होता है, कभी एक्स क्रोमोसोम कभी वाई वाला क्रोमोसोम। तो माना कि औरत बच्चे को पैदा करती है, लेकिन उसके लिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके सेक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी औरत की नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वही बात है ना, अगर आप इस फैक्ट को, अगर आप साइंटिफिक फैक्ट को इग्नोर करोगे, है ना, तो कोई भी आप जो है ना बात को एक्सेप्ट कर सकते हो। कि कोई आपसे बोल रहा है कि नहीं नहीं औरत ही रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आप उसको मान लोगे। क्यों मान लोगे? क्योंकि आप इस साइंटिफिक फैक्ट को इग्नोर कर रहे हो। अगर आपको साइंटिफिक फैक्ट नहीं पता है तो बात अलग है, लेकिन अगर पता है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि women are responsible for the sex of the baby, an important myth या wrong belief in the minds of many people। ऐसा नहीं है कि एक या दो लोग ही जो है ना इस चीज़ को सही मानते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी हम बोलते हैं कि सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में ये वाली बात जो है ना लोग मानते हैं कि द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, मेल और फीमेल। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम सबको पता है कि ये क्या है, एक गलत बात है। द साइंटिफिक फैक्ट्स tell us that it is the father or man who is responsible for the sex of the child born, whether it is a boy or a girl। चाहे जो भी पैदा हो रहा हो, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बच्चे के सेक्स की, तो फादर या मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। औरत का हाथ इसमें नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैदा करने वाली औरत है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम आने वाला है या वाई क्रोमोसोम आने वाला है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, मेल के ऊपर, फादर के ऊपर। इट इज़ ग्रेट फुलिशनेस on the part of society to hold the mother या woman responsible for the sex of the child born. An important taboo in the minds of many people is that a girl or a woman should not be allowed to work in the kitchen। अच्छा, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना
कि क्यों बोला जा रहा है कि ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा मिथ है, ये एक बहुत ही बड़ा टाबू है कि औरत को ही जो है ना आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है किसके लिए, बच्चे के सेक्स के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। साइंटिफिक फैक्ट्स को अगर आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे फॉल्स बिलीफ को जो है ना आप सही मान ही लोगे, जबकि ये चीज़ सही नहीं है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, एक टाबू की। ये एक टाबू है जो कि किसके साथ में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है मेंस्ट्रुएशन से। क्या बोला जा रहा है कि अन इम्पॉर्टेंट टाबू इन द माइंड्स ऑफ मेनी पीपल इज दैट अ गर्ल और अ वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग द डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स, यानी कि जब भी लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, ऐसा माना जाता है कुछ घरों में, कुछ क्या आजकल तो फिर भी जो है ना ये चीज़ कम देखी जाती है। पहले के ज़माने में जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो लोगों का मानना ही होता था कि जब भी लड़की अपने पीरियड्स में जब अपने स्टेज में आती है, जब या उसमें हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसको किचन में काम करना अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं होता, वही शुद्ध और अशुद्ध वाली बात आ जाती है कि अगर पीरियड्स हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि लड़की क्या हो गई है, अशुद्ध हो गई है। अब अगर ये लड़की जाकर के किसी खाने पीने की चीज़ों को छुएगी, अनाज को छुएगी, तो वो अनाज भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। दिस टबू और कस्टम इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ये क्या है, ये भी तो एक गलत बात ही है ना। मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन गर्ल्स और वुमेन। अब क्योंकि हमने इस चैप्टर में पूरी की पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो समझ ली है ना, हमको पता है कि मेंस्ट्रुएशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लड़की की लाइफ में, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ही क्या करता है, बेसिकली ये बताता है कि हाँ अब ये जो एडोलेसेंट गर्ल है ये क्या हो चुकी है, अपने लाइफ के एक रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर कर चुकी है। अगर ये रिप्रोडक्टिव फेज़ नहीं आएगा तो वो लड़की आगे जाकर के प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है गर्ल्स में, इसका मतलब क्या कि न्यू पॉपुलेशन जो है ना बनने नहीं वाली है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन हम बोलते हैं कि नहीं आएगी। तो मेंस्ट्रुएशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये हम सबको पता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम सबको पता है। प्लस हमने ये भी देखा है कि ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है ना, ये अपने आप होता है। भाई हम जाकर के ओवरी से नहीं बोलते हैं कि आप क्या करो, ओव्यूलेशन स्टार्ट करो और एग सेल को जो है ना रिलीज करना शुरू करो, और ना ही हम जाकर के यूट्रस की वॉल से बोलते हैं कि आप जो है ना अपनी लाइनिंग को क्या करो, थिक करना शुरू कर दो, स्पॉन्जी करना शुरू कर दो, ब्लड सप्लाई यहाँ पे बढ़ा दो। ये हमारा काम नहीं होता है, ये चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। तो जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, तो उन चीज़ों पे आप यही नहीं बोल सकते हो कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक लड़की ही रिस्पॉन्सिबल है। ये सभी की सभी एक नेचुरल चीज़ें हैं भाई, अपने आप जो है ना होती हैं, और हर एक लड़की के साथ होती है, और अगर नहीं होगी तो फिर वहाँ पे समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन गर्ल्स या वुमेन। दिस इज एब्सोल्युटली नो हार्म इफ अ गर्ल वर्क्स इन द किचन और गोज आउट फॉर वर्क ड्यूरिंग द डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो अगर एक लड़की अपने पीरियड्स के दौरान किचन में काम करना चाहती है, या बाहर निकल करके पढ़ना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, या कुछ काम पे जाना चाहती है, तो इसमें गलत नहीं है। The only thing is that the girl or women should take proper care of personal hygiene, body cleanliness during the days of menstrual flow। बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है कि जिस समय मेंस्ट्रुएशन होता है, जिस समय लड़की अपने पीरियड्स में होती है, उस समय वजाइना का जो पूरा एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और ऐसे सेंसिटिव एनवायरनमेंट में हम बोलते हैं कि माइक्रोब्स की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो सकती है। और अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाएगी, फंगस की ग्रोथ हो गई, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई, तो क्या होगा, पूरे ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वजाइना वगैरह में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हम बोलते हैं कि अगर अर्ली स्टेजेस में डॉक्टर को दिखा दिए जाएँ तो हम बोलते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि इंडियंस जो हैं, इंडियन औरतें जो हैं, अपने आप को किसी भी गायनिक के पास जाने में क्या करती हैं, वो शर्माती हैं, वो नहीं जाती हैं। जाएंगी नहीं तो क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है वो अपने क्रॉनिक स्टेज में, अपनी सीवियर स्टेज में आ जाएगा, जिसके कारण कई बार तो हम बोलते हैं कि ऐसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं वो जानलेवा साबित होते हैं, स्पेशली वो वाली लेडीज़ जो कि रूरल एरियाज़ में रहती हैं। पहली बात तो ये कि उनको जाने में शर्म आती है, दूसरी बात ये कि प्रॉपर जो है ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, आंगनवाड़ी वगैरह चलते हैं, वहीं पे जो है ना उनका इलाज होता है, तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटीज़, जिसके कारण प्रॉपर दवाइयाँ नहीं पड़ती हैं, और ये जो इन्फेक्शंस हैं ये सभी के सभी अपने क्रॉनिक या सीवियर स्टेज में आ जाते हैं और जानलेवा साबित होते हैं। तो बस ध्यान इतना रखना पड़ता है कि जब भी मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाए ताकि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर बच्चे को काम पे जाना है, बच्चे को पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, किचन में खाना बनाना है, तो वो सब चीज़ें क्या कर सकती है, बेसिकली वो सभी चीज़ें कर सकती है ना।
इसमें अछूत या छूत की बात नहीं है, शुद्ध या अशुद्ध की बात नहीं है, क्योंकि हमें ये मानना ज़रूरी है अब के टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हमने सभी के सभी साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे हार्मोनल चीज़ें चलती रहती हैं, इतने सारे हार्मोन्स होते हैं, और यही हार्मोन्स कि क्या करते हैं, ओव्यूलेशन करवाते हैं या यूट्रस की लाइनिंग को जो है ना प्रिपेयर करवाते हैं, इसमें हमारा हाथ नहीं है। तो जब कोई चीज़ नेचुरली हो रही है उस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है, और अगर कंट्रोल नहीं है इसका मतलब क्या, कि उस चीज़ को अपने आप क्या कर लो, खुले दिमाग से एक्सेप्ट कर लो। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो आगे जाकर के समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज के टाइम पे तो फिर भी जब लोगों में बेसिकली लोग जो है ना समझदार हो रहे हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं, अब उनके दिमाग में ये चीज़ें जो है ना जाकर के बैठ जाती हैं कि हाँ सही बात है, पीरियड्स के दौरान भी लड़कियां क्या कर सकती हैं, अपना अपना काम कर सकती हैं। लेकिन पहले के ज़माने में सिचुएशन बहुत अलग हुआ करती थी। पहले के ज़माने में तो हम बोलते हैं कि लड़की को जो है ना घर से हटाई दिया जाता था, एक अलग से कोठरी में रखा जाता था कि जब आपके वो जो पूरी साइकिल है वो फिनिश हो जाएगी, वो 5 से 7 दिन का पीरियड हम बोलते हैं जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद में आप घर में एंटर करना, ना अचार, पिकल्स, अनाज वगैरह कुछ भी छूने नहीं दिया जाता था। क्यों? वही बात है अशुद्ध और शुद्धता वाला, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, साइंटिफिक फैक्ट को अगर आप पढ़ोगे तो समस्या नहीं होगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, सिंस वी नो द साइंटिफिक फैक्ट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प इन eradicating or removing such myths and taboos from our society। ऑब्वियस सी बात है, अब हम जैसे आपकी ये जो एज है, इस एज में आकर के आप सभी चीज़ों को समझ रहे हो, है ना, तो आगे से अगर आपको अपनी सोसाइटी में या आपको आपके घर में ही ऐसी कुछ फॉल्स बिलीफ सुनने को मिलेंगे ना कि नहीं नहीं अभी जो है ना पीरियड्स हैं तो आप किचन में नहीं जा सकते हो, है ना, या औरत ही रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे के सेक्स के लिए, तो क्योंकि आप ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो ना, तो अब आप सही और गलत में जो है ना फ़र्क कर सकते हो। अगर आज के बाद सोसाइटी में आपको ऐसी बातें सुनने को मिले या आपको अपने घर में ही ऐसी बातें सुनने को मिले, तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़े हैं, हम बड़े होते जा रहे हैं, हम चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो अब हमको पता है कि जो आप बातें बोल रहे हो कि वो क्या है, गलत है, वो बेसलेस है, सेंसलेस है। तो आप उन चीज़ों के अगेंस्ट जा सकते हो, विरोध कर सकते हो, और विरोध ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल भागी हो जाओ। आपको करना क्या है, शांति से अपनी जो बात है वो सामने रखनी है, ताकि आपकी जो सही बात है ना वो लोगों तक कन्वे हो और आगे जाकर के कुछ और लोगों में कन्वे हो। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, जिसके नाते जो भी सोसाइटी में मिथ्स और टैबूज फैले हुए हैं उनको हमें जड़ से उखाड़ना है। ये नहीं कि आज आपने जो है ना डांट फटकार करके किसी को समझा दिया है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को डांटोगे, फटकारोगे, तो आपकी डांट से शायद वो डर जाएगा, और डर के कारण जो आप बोल रहे हो वो मान लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो उसकी पुरानी सोच है ना वो वहीं बैठी रहेगी, वो उसी चीज़ को सही मानेगा। आप जो बोल रहे हो वो करेगा, लेकिन किसी डर के कारण। लेकिन डर नहीं होना चाहिए, आप अपनी सही बात उसके दिमाग में जो है ना फीड इन करो, तब तो बात है। फिर इसके बाद में रिमेंबर गॉड हैज़ मेड वुमेन टू क्रिएट ह्यूमन लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, भगवान ने औरतों को बनाया ही ऐसे है ताकि वो एक नई जान को जो है ना जन्म दे सके। तो ये वाली जो बात है ये जानते सब हैं, लेकिन एक्सेप्ट कोई करना नहीं चाहता है। सो वुमेन शुड बी हेल्ड इन हाई एस्टीम इन आवर सोसाइटी। तो ऑब्वियस सी बात है, औरतों को जो है ना थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि समाज में अगर आप आदमियों से बड़ा दर्जा नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट उनके बराबर का दर्जा तो हम दे ही सकते हैं उनको। फिर इसके बाद में वाई लुक डाउन अपॉन वुमेन हु गिव बर्थ टू मेन। Our mother is a woman, our sister is a woman, and a man's wife is also a woman. Then why not have a woman as our daughter? It is the duty of our government as well as of our society to save, protect and educate the girl child who will become the woman of tomorrow। सीधी सी बात है, हमारी माँ भी क्या है, एक औरत है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारी जो बहन है वो भी क्या है, आगे जाकर के एक भावी औरत बनेगी, ठीक है। एक हस्बैंड की वाइफ भी क्या होती है, एक औरत होती है। तो फिर हम औरत को एक बेटी के फॉर्म में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? हम सबको पता है, अभी अभी हमने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा है कि भगवान ने औरतों को बनाया ही ऐसे है ताकि वो एक नया आप बोल सकते हो कि इंसान को जन्म दे सके, है ना। तो अगर औरत के पास इतनी शक्ति है तो फिर क्यों नहीं इस औरत को लोग अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं?
पहले के टाइम पे तो जो है ना फीमेल फिटिसाइड बहुत कॉमन हुआ करता था, मतलब वो माँ के गर्भ में ही पता कर लेते थे, यूट्रस में ही पता कर लेते थे कि बेबी गर्ल होने वाली है, बेबी बॉय होने वाला है। अगर बेबी गर्ल होती है तो उस फिटस को हटा दिया जाता था, इसे हम बोलते हैं क्या, फीमेल फिटिसाइड। तो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। फिर इसके बाद में जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जो क्या है, ये एक अपराध है, तो फिर इस अपराध को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लिंग पता करवाना जो है ना वो ही बंद कर दिया, कि ना सेक्स पता चलेगा बेबी का मदर की यूट्रस में, और ना ही हम बोलते हैं कि फीमेल फिटिसाइड होगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से जो ड्यूटी है वो कर ली है। गवर्नमेंट के हाथ में क्या है कि वो फीमेल फिटिसाइड को रोक सकते हैं, लॉ बना सकते हैं कि आज के बाद किसी भी फैमिली मेंबर ने यूट्रस में पल रहे बच्चे का लिंग अगर पता करवाया है तो क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, या अगर फीमेल फिटिसाइड करवाया है तो भी क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो सोच है उसको बदलने का काम गवर्नमेंट का नहीं हो सकता है। उसे कौन बदल सकता है? तो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वही इस चीज़ को बदल सकती है, वही बदलाव लेकर के आ सकती है। क्यों? क्योंकि अब तो हम पढ़ लिख रहे हैं ना, तो पढ़ने लिखने से क्या होता है ना, साइंटिफिक फैक्ट्स हमें पता चलते हैं। और अगर हमें अगर साइंटिफिक फैक्ट्स पता चल रहे हैं, इसका मतलब क्या, हमें सच्चाई पता चल रही है। और अगर इस सच्चाई को हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आगे हमें समस्या नहीं होगी। चलो फिर नेक्स्ट क्या है कि adolescent pregnancy, the formal union of a man and a woman by which they become husband and wife is called marriage. In our country, the legal age as per law ये कहता है हमारी कंट्री में कि लीगल एज क्या होनी चाहिए शादी की, गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स होनी चाहिए और बॉयज़ की क्या होती है, 21 साल होती है। On one of the functions of the married life in our society is to have a baby. Obvious सी बात है, जब शादी हो जाती है इसके बाद में क्या करते हैं सोसाइटी, एक बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं एक कपल से। सो विद द बर्थ ऑफ बेबी अ गर्ल बिकम्स अ मदर और शी एंटर्स मदरहुड। और जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है वो जो लेडी है वो क्या बन जाती है, एक माँ बन जाती है और मदरहुड में वो एंटर करती है। The legal age for the marriage of girls has been fixed at 18 years because only motherhood causes a lot of problems for the young mother as well as for the baby. तो ऐसा क्यों बोला गया है कि शादी की जो उम्र है वो लड़कियों के लिए 18 साल फिक्स करी गई है, उसके पहले से क्यों नहीं करी गई है फिक्स? देखो हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही प्यूबर्टी का पीरियड हम बोलते हैं कि शुरू होता है, जो मेंस्ट्रुएशन है वो लड़कियों में शुरू हो जाता है। तो मेनार्क क्या इंडिकेट करता है कि लड़की जो है अपने लाइफ के रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुकी है। तो अगर वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुकी है इसका मतलब क्या कि वो बच्चे पैदा कर सकती है। तो ये जो फेज है ये तो जैसे ही हम बोलते हैं कि लड़की 10 से 11 साल की होती है, मेंस्ट्रुएशन हम बोलते हैं कि शुरू हो जाता है, तो उस हिसाब से तो जैसे ही लड़की अपने लाइफ के मेंस्ट्रुअल या रिप्रोडक्टिव लाइफ में या फेज में एंटर कर रही है तुरंत हम बोलते हैं कि उसी समय क्या कर देनी चाहिए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। यानी कि शादी की जो एज है लड़कियों के लिए लीगली वो क्या हो जानी चाहिए, 12 या 13 साल हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय तक आते आते, इस उम्र तक आते आते वो लड़की अपने लाइफ के रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुकी होती है, यानी कि अब वो प्रेगनेंसी को बेयर कर सकती है। लेकिन फिर भी 18 साल उम्र क्यों करी गई है लीगल एज शादी की? क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि जब कम उम्र में लड़कियां माँ बनती हैं ना तो ये जो मदरहुड है ना ये उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है, और जिस बच्चे को वो जन्म देने वाली होती हैं या जिनको वो जन्म दे चुकी होती हैं उनके लिए भी ये समस्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव की रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो चुकी है लेकिन बच्ची अभी इतनी बड़ी नहीं है कि मदरहुड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो उठा पाए, मेंटली भी और फिजिकली भी। भाई 10, 11 या 12 साल के तो बच्चे ही होते हैं ना। अब बच्चों के भी अगर बच्चे हो जाएंगे तो वो पहली बात तो मेंटली पेरेंटहुड के लिए वो रेडी नहीं होंगे, प्लस अभी उनकी बॉडी भी इतनी स्ट्रांग हुई नहीं। आप ये समझ सकते हो कि अभी अभी लड़की ने क्या करा है, अपनी लाइफ के रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर किया है। अभी उसकी बॉडी को, माना मेंस्ट्रुएशन शुरू हो चुका है लेकिन अभी उसकी बॉडी को, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो यूट्रस वगैरह है, उनको और ज़्यादा डेवलप होना है ना, और इतना डेवलप होना है कि आगे जाकर के 18 साल के बाद वो क्या कर सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं। So some of the problems brought about by early marriage in girls leading to early motherhood are given below. The girls younger than 18 years of age are not prepared physically and mentally for motherhood. बताया ना मैंने कि 18 साल से कम उम्र में अगर लड़कियां माँ बन जाती हैं तो उसमें तो हम बोलते हैं कि वो खुद ही अभी क्या है, छोटी बच्चियां हैं, और बच्चों के भी बच्चे जाना मतलब क्या, समस्या। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड
कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर औरत की का जो शरीर है वही अगर इतना मजबूत नहीं होगा कि वो बच्चे जो है ना पैदा कर सके, या जो फीटस है उसको 9 मंथ्स के लिए कैरी कर सके, तो उसकी हेल्थ के लिए तो ये चीज़ घातक होगी ही, जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी क्या होने वाला है, ये चीज़ अच्छा नहीं होने वाला है। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज agony या extreme suffering to the girl, and as she is not prepared to fulfill the responsibilities of motherhood involved in bringing up the baby। ऑब्वियस सी बात है, चलो बच्चा पैदा हो भी गया, अब बच्चे को आगे पालना भी तो है ना, तो पालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अभी जो कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं सकती हैं, फुलफिल नहीं कर सकती हैं। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ हायर एजुकेशन फॉर द गर्ल्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे वगैरह हो जाएंगे तो लड़कियों की जो आगे की पढ़ाई है वो तो रुक ही जाएगी ना, अब वो पढ़ाई करेंगी या बच्चा पालेंगी। सो अर्ली मैरिज एंड मदरहुड रिड्यूसेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यंग गर्ल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं ज़्यादा तो नौकरी भी जो है ना उनको नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर फैमिली हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिच है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, लेकिन अगर फैमिली हम बोलते हैं कि मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, तो एक किसी आदमी की कमाई से घर नहीं चल सकता है। जब औरत भी कमाएगी घर की, तब जाकर के हम बोलते हैं कि जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग अच्छी तरीके से उठा सकते हैं, निभा सकते हैं। तो नौकरी तो तभी मिलेगी ना जब वो पढ़ेगी लिखेगी, और पढ़ने लिखने की भी तो हम बोलते हैं कि एक उम्र होती है कि नहीं होती है, जिस उम्र में पढ़ने लिखने की हम बोलते हैं कि जो ये जो साइकिल है वो एकदम पीक पर होती है, अगर उसी पीक पर आकर के प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, तो वो पीक हम बोलते हैं कि एकदम नीचे से हम बोलते हैं कि गिर जाती है। फिर अनफॉर्चुनेटली इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ अ कंट्री देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी ही कंट्रीज़ में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस क्या है का अभी भी ट्रेडिशन है, जिसको हम बाल विवाह बोलते हैं। This tradition is harmful for the growth and the development of not only the girls but also for boys। बच्चे पैदा हुए नहीं कि उनकी जो है ना शादी फिक्स हो जाती है, और जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं उनकी शादी करती जाती है। ऑब्वियस सी बात है, शादी के बाद में क्या होता है, सोसाइटी एक बच्चा एक्सपेक्ट करती है, और सोसाइटी के प्रेशर में आकर के, फैमिली के प्रेशर में आकर के जो टीनेजर्स हैं वो बच्चा पैदा करते हैं। तो लड़कों का तो कुछ नहीं, लड़कियों के में हम बोलते हैं कि वो इतनी कमज़ोर होती है उनकी बॉडी कि कई बार बच्चा पैदा करते करते ही लड़कियों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। तो कुछ इस तरह के केसेस हम बोलते हैं कि देखने को मिलते हैं, बहुत कॉमन है। दो आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस, बट दीज एफर्ट्स कैन सक्सीड फुली ओनली व्हेन द पीपल आर मेड टू कॉपरेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीमेल फिटिसाइड के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है कि आज के बाद कोई भी भ्रूण हत्या नहीं करेगा, वैसे ही चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या करे हैं, बहुत ज़्यादा कई तरह के लॉ बनाए हैं, है ना। लेकिन ये सभी चीज़ें जो है ना सक्सेसफुल तभी हो पाएंगी जब लोग हमारी सोसाइटी के, कम्युनिटी के क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। सो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑल ऑफ अस शुड डू आवर बेस्ट टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस इन आवर कंट्री। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरीके की जो इलीगल चीज़ें हैं, कहीं भी अगर आप रह रहे हो, जहाँ भी आप रह रहे हो, वहाँ पे अगर आपको सुनाई देता है कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस बाल विवाह को जाकर के रोकें। हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों पढ़े ऐसे पछड़ों में, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कि अगर आप एक बाल विवाह रोकोगे तो उसका देखा देखी कई सारे बाल विवाह अपने आप रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर डर आ जाएगा कि भैया इसने करने की कोशिश करी थी तो इसको जेल हो गई थी, अब अगर हमने किया तो ऐसा ना हो कि इस बाल विवाह के चक्कर में जेल हो जाए, है ना। तो कुछ ना कुछ करके ये एफर्ट्स करने चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जो है ना अपना 100% दे ही रही है, लेकिन एज अ सिटीज़न हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम अपने सोसाइटी के सभी लोगों के अंदर पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आएँ, है ना। ये नहीं कि गलत चीज़ें मानते जा रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो आज के सेशन में हमने कुछ मिथ्स के ऊपर डिस्कशन किया है, कुछ टैबूज़ के ऊपर डिस्कशन किया है। आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम अपने इस चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पर, वहाँ पर टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने खुल जाएगी क्या, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे, आपके सामने खुल जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा
इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 की साइंस देखनी है, तो आप क्या करोगे, इस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं या जो भी हम अभी कवर कर रहे हैं, सभी के सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स आपको यहाँ होंगे अवेलेबल। सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये आपको देखना है। इस चैप्टर के सभी जो 14 लेक्चर्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे आप इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, आपके सामने इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन वाला वो आपके सामने खुल जाएगा। तो आप कुछ इसी तरीके से इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स देख सकते हो। ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी के सभी चैप्टर्स के आप लेक्चर्स कुछ इसी तरीके से देख सकते हो। तो YouTube पे आपकी जो हमेशा कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो उसमें वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे होता है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो ना, तो ऐसा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं ना, वो प्रॉपरली एकदम सीक्वेंस में आपको अरेंज्ड मिलते हैं। प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।